हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल में। नवीन मिश्रा इजी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड वीडियो है MCS 023 सब्जेक्ट का। इस वीडियो में मैं कीज़ प्राइमरी की और फॉरेन की मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। इस वीडियो में बाकी जो छोटी मोटी कीज़ हैं उनके बारे में बताऊँगा और ER मॉडल पे फोकस करेंगे। ER मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ER मॉडल का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में भी आता है और वैसे भी ये 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स की एक सिचुएशन आती है जिस पे आपको ER मॉडल बनाना होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले कीज़ होती क्या है? देखो, जब आप एक टेबल की बात करते हो, कोई भी टेबल होता है, उस टेबल में कई कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया। जब आप इनमें से डेटा रिट्रीव करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि एक नाम रिपीट हो रहा है, लाइक अमित 2 बार आ गया है, ठीक है। 2 स्टूडेंट है अमित नाम के, ठीक है ना। उसके अलावा एड्रेस हो गया, बाकी सिचुएशंस हो गई। हर एक कॉलम में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यूनिकनेस और इरिड्यूसिबिलिटी दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम फोकस करते हैं कि हमारे कॉलम में हो। इससे क्या होता है, आपको डेटा फैच करने में आसानी होती है। अगर आपके टेबल में एंट्रीज 100, 200, 500 हो जाएं तो उनमें एंट्रीज रिपीट होने लगेंगी। जैसे अमित नाम के 10 स्टूडेंट भी हो सकते हैं 1000 स्टूडेंट्स की लिस्ट में। ऐसे सिचुएशन में यूनिक अमित की वैल्यू कैसे लेके आओगे? तो उसको आप एक जैसे रोल नंबर अलॉट किया जाता होता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में। इन रोल नंबर से यूनिकनेस मिलती है। तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग समवन बाय द नेम, आप बाय रोल नंबर सर्च करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके रिजल्ट आते हैं तो जब आप रिजल्ट अपना ओपन करते हो, आप अपने नेम से नहीं, बाय रोल नंबर या बाय डेट ऑफ बर्थ से अपने रिजल्ट को चेक करते हो। तो वो हर एक टेबल में एक यूनिक कॉलम होता ही होता है। रिड्यूसिबिलिटी यूनिकनेस फीचर वाला कॉलम रखना होता है जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की और फॉरेन की, ये दोनों मैं पहले ही पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं हम बाकी कीज की तरफ। ये पिछले एक क्वेश्चन पेपर में पूरी की पूरी कीज आ गई थी, शायद 10 मार्क्स में 2-2 मार्क्स से सारी कीज पूछ ली थी उसने। तो पहले की क्या होता है मैं वहां पे भी बता चुका हूँ। यहाँ पे एक कॉलम जैसे रोल नंबर हो गया या ग्रुप ऑफ कॉलम्स नेम और एड्रेस मिलके हो गया, जो एक प्रॉपर्टी पोजेस करते हो, जैसे कि यूनिकनेस या खाली ना हो रखी जाए, तो उसको आप की बना सकते हो। की क्यों बना रहा हूं मैं? टेबल बना दिया, कॉलम बना दिया, उसके अंदर एंट्रीज रख दी। वाई वी नीड अ की जरूरत इसलिए है ताकि डेटा रिट्रीवल आसान हो जाए, इंसर्ट अपडेट डिलीट आसान हो जाए। अदरवाइज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आगे चलते हैं। प्राइमरी की और फॉरेन की के बाद हम कंसेप्ट फोकस करते हैं आगे सुपर की तरफ। देखो प्राइमरी की जो होती है, प्राइमरी की है, जैसे इस टेबल की बात करें, ये रोल नंबर, नेम, एड्रेस और फोन नंबर है। इसमें आपका रोल नंबर प्राइमरी की बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो यूनिक है। सुपर की क्या होता है? सुपर की भी एक ऐसा कॉलम है या ग्रुप ऑफ कॉलम्स है जो यूनिकनेस तो प्रोवाइड करते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास इररिड्यूसिबिलिटी का फीचर नहीं होता। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो कॉलम आपका यूनिक हो, जो कॉलम आपका इररिड्यूसिबल हो, उस कॉलम को आप एज ए प्राइमरी की सिलेक्ट करते हो। तो बेसिकली कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर फोन नंबर यूनिक होते हैं, ठीक है ना, फोन नंबर यूनिक होते हैं, आप फोन नंबर को प्राइमरी की बना सकते हैं। नहीं, फोन नंबर यूनिक तो होते हैं लेकिन ये प्राइमरी की नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ये बहुत बड़े हो जाएंगे और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास फोन नंबर होगा ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में ये प्राइमरी की नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन ये सुपर की जरूर है क्योंकि ये यूनिक है। हर एक स्टूडेंट का फोन नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट के फोन नंबर से डिफरेंट होगा। तो यूनिकनेस प्रॉपर्टी पोजेस करने वाले कॉलम को आप सुपर की कहते हो, लेकिन ये प्राइमरी की नहीं बनते। फिर एक टर्म आती है कैंडिडेट की। वो कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स जिनके पास प्राइमरी की बनने की प्रॉपर्टीज हैं, जो प्राइमरी की बन सकते हैं, उसको आप कैंडिडेट की कहते हो। प्राइमरी की बन सकते हैं, बने नहीं हैं। जैसे कि इस टेबल की बात करो तो आप कहोगे रोल नंबर यूनिक है जी, आप रोल नंबर को प्राइमरी की बना सकते हो। नेम और एड्रेस भी यूनिक है, अगर कलेक्टिवली हम कंसिडर करें मिला के तो ये भी यूनिक है। फोन नंबर अगेन मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि सबके पास नहीं होगा, है ना, खाली छोड़ा जा सकता है इसलिए। तो कैंडिडेट की
देखो टेबल बनाया, अभी प्राइमरी की बनाई नहीं है, आप देख रहे हो कि कौन कौन से कॉलम प्राइमरी की बन सकते हैं। आपने डिसाइड किया कि रोल नंबर प्राइमरी की बन सकता है या नेम और एड्रेस का कॉम्बिनेशन प्राइमरी की बन सकता है। ये दो कैंडिडेट की हैं, ये कैंडिडेट्स हैं प्राइमरी की बनने के। और फिर आता है आगे, कैंडिडेट की के बाद आता है ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या है? अब देखो आपने दो कॉलम्स को डिसाइड किया था, यानी एक रोल नंबर प्राइमरी की बन सकता है और नेम और एड्रेस मिलके प्राइमरी की बन सकता है। आपने फाइनलाइज कर दिया कि भाई रोल नंबर प्राइमरी की बनेगी, तो वो तो प्राइमरी की बन गई। बाकी जो छोड़ दिया आपने उसको आप अल्टरनेट की कह सकते हो कि वो अल्टरनेट था, नेम एंड एड्रेस। तो कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट की को समझने का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे इलेक्शंस हुई, किसी किसी कंट्री में इलेक्शन, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन हुई, तो बीजेपी के कैंडिडेट थे मोदी जी, नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, और कांग्रेस के कैंडिडेट थे मान लीजिए राहुल गांधी जी, और मान लो एक थर्ड फ्रंट है, थर्ड पार्टी है, जिनके थे मान लो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है ना। तो इन तीनों में से ये तीनों कैंडिडेट कहलाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनने के। ये तीन कैंडिडेट हैं। इनमें से जीता कौन? बीजेपी जीती, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो ये प्राइमरी की हैं। जो नहीं बन सके वो अल्टरनेट थे, कि बाई चांस अगर वो नहीं बनते तो अल्टरनेट में ये दोनों बनते। तो कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट की को आप इस तरीके से समझ सकते हो। ओके, फिर बात आती है आर्टिफिशियल की। देखिए जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका डीओबी, ये चीज़ें उसको अलॉट हो जाती हैं। लेकिन एक स्टूडेंट, एक बच्चे को रोल नंबर नहीं मिलता। रोल नंबर उसको कब मिलेगा? जब वो स्कूल में जाना शुरू करेगा, किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा, जैसे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम देगा या लोकल बोर्ड के बोर्ड एग्जाम देगा, तब रोल नंबर देगा। ये रोल नंबर उस यूनिवर्सिटी में इसका यूनिकनेस की पहचान होगी। जब वो बैंक में खाता खुलाएगा तब उसको अकाउंट नंबर मिलेगा, जो उसकी यूनिकनेस होगी, बैंकों में उसको ट्रांजैक्शंस के काम आएंगी। ये कॉलम्स जो हैं ये एक्चुअल में, रियल में नहीं एग्जिस्ट करते। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ यूनिकनेस का फीचर देने के लिए एक नया कॉलम सिलेक्ट करती है, वो आर्टिफिशियल की कहलाती है। जैसे आधार कार्ड नंबर तभी मिलेगा जब आप आधार कार्ड अपना बनवाओगे, तो आधार कार्ड भी यूआईडी नंबर जो है ये आर्टिफिशियल की है। आर्टिफिशियल की आप क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूनिकनेस के लिए कोई और कॉलम नहीं है। आर्टिफिशियल की क्यों बना रहे हो? या तो आपके पास एट्रीब्यूट ही नहीं है प्राइमरी के लिए, या जो है वो बहुत बड़े हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, नेम, एड्रेस, डीओबी, कॉन्टैक्ट नंबर मिलकर यूनिकनेस दे रहे हैं, तो इतने बड़े को आप प्राइमरी की नहीं बनाओगे। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दोगे, लाइक इंडेक्सिंग कर दोगे, ठीक है ना, जिसको आप आर्टिफिशियल की कहते हो। आर्टिफिशियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी बंदे को तभी मिलेगी जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेगा। बैंक में ज्वाइन करेगा तो अकाउंट नंबर मिलेगा, ठीक है ना, स्कूल में जाएगा तो रोल नंबर मिलेगा, अदरवाइज ये वैल्यूज कंसिडर नहीं की जाती। तो ये आर्टिफिशियल की कहलाते हैं। तो ये 6 तरीके की कीज थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इनमें प्राइमरी की और फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछली वीडियो में हम कवर अप कर चुके हैं। अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। पहले वो थ्योरेटिकली कवर अप करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ER मॉडल यार 1976 में पीटर ने बनाया था। जो आपने पीछे नेटवर्क और हायरार्किकल मॉडल्स पढ़े थे, नेटवर्क और रिलेशनल मॉडल को इकट्ठा करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए इसने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ये कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है। कंसेप्चुअल डाटा मॉडल मतलब कंसेप्ट बनाने के लिए, सोच अपनी करने के लिए कि किस तरीके से डेटाबेस को सोचा समझा है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और ये रियल वर्ल्ड में हर एक चीज़ को एंटिटीज़ और रिलेशनशिप्स की फॉर्म में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बैंक का डाटाबेस बनाने जा रहे हो, तो जब आप बैंक का डाटाबेस बनाने जा रहे हो तो बैंक में आप क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे कस्टमर्स होते हैं, ठीक है जी, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है जी, अकाउंट नंबर्स होते हैं, लोन नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, एम्प्लॉय नंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे एंटिटीज़। एंटिटीज़ जिनके बारे में आप डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो उसको आप एंटिटीज़ बोलोगे। फिर रिलेशनशिप होता है। कस्टमर का अकाउंट खुला होगा तो कस्टमर और अकाउंट के बीच में रिलेशनशिप होगा। जो एम्प्लॉई होगा, एम्प्लॉई आपकी सैलरी लेगा, एम्प्लॉई सर्विसेज देगा कस्टमर्स को या अकाउंट्स को, ठीक है ना। लोन किसी अकाउंट को रिलेट करेगा या लोन किसी कस्टमर को रिलेट करेगा, ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन या जो भी है वो आप आपस में रिलेट करेगी। सो जो एंटिटीज़ होती हैं एक डेटाबेस के अंदर, वो आपस में रिलेट करती हैं किसी प्रॉपर्टी से, उसको आप बोलते हो रिलेशनशिप। तो ER में एंटिटी रिलेशनशिप को ER से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वेल सूटेड है, डाटा मॉडलिंग के लिए बहुत अच्छा है। डेटाबेस बनाने से पहले, डेटाबेस के टेबल्स बनाने से पहले आप एक ग्राफिकल अप्रोच फॉलो करते हो कि भाई क्या क्या बनाया जाए, कैसे कैसे फॉलो किया जाए,
उसमें ER मॉडल बहुत पॉपुलर है। अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, आसानी से बनाया जा सकता है। एक बार ER मॉडल आप बना लोगे तो उससे आपको डेटाबेस में टेबल्स बनाने में आसानी होती है। दो मेन कंसेप्ट पे फोकस करता है, एंटिटीज और रिलेशनशिप पे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ER मॉडल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ER डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपका ER मॉडल का डेफिनेशन हो गया। एंटिटी क्या है और रिलेशनशिप क्या है मैंने बता दिया, समझा दिया। आगे चलते हैं, फायदा क्या है, क्यों बना रहे हो ER मॉडल। सबसे पहला तो यार स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन रिप्रेजेंटेशन। जब आप डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाओगे तो उनके बीच में रिलेशन क्या है ये सीधे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। तो ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा, एक बार ER मॉडल बन गया तो इससे आपका कोई रिलेशनल मॉडल बनाना या कोई भी डाटा मॉडल बनाना आसान हो जाता है। और देखो यार, जब आप किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को जब आप अपनी काम समझाने जाते हो तो वहाँ पे आप थियोरेटिकली काम समझाने लग गए, या आप क्या कर रहे हो कि बना के दिखा रहे हो, शायद कस्टमर को समझ ना लगे। कस्टमर को आप एक प्रेजेंटेशन बनाओगे, एक डायग्राम्स के थ्रू समझाओगे कि कैसे कैसे आप डाटा मूव ऑन करोगे, कैसे करोगे। ER मॉडल ऐसे सिचुएशन के लिए बहुत अच्छा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, आपके डाटाबेस बनाने से पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने से क्लाइंट्स, कस्टमर्स जो आपके साथ काम करेंगे, डेटाबेस डिजाइनर्स, डेटाबेस डेवलपर्स, वो सब, उन सबको समझाना आसान हो जाता है। तो ये फायदे हैं आपके ER मॉडल के, ठीक है। नुकसान क्या है इसका, यार कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, कोई पर्टिकुलर हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं करते, कोई बनाए कोई ना बनाए। और हाई लेवल डिज़ाइन, मतलब की सिचुएशन बड़ी है, बड़ी कंपनी है, बड़ा डाटाबेस है, तभी इसको यूज़ किया जाता होता है। छोटे लेवल पे इनको यूज़ नहीं किया जाता, या बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगा अगर आप छोटे लेवल पे इसको यूज़ करोगे तो ये है आपके फ़ायदे और नुकसान, ठीक है ना। ER मॉडल क्या होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप अपने हिसाब से खुद एक्सप्लेनेशन इसकी कैरी ऑन कर लेना। आगे चल रहे हैं, एंटिटी क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ एंटिटी क्या है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस बनाने जाओगे तो उसकी चीज़ों को कलेक्ट करोगे तो वो एंटिटीज कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ तो स्कूल के अंदर क्या आएगा, स्टूडेंट्स, ये एक एंटिटी होगी। टीचर्स, रिजल्ट्स, सैलरीज, ठीक है ना, या फीस, ये सारी आपकी क्या बनेंगी, एंटिटीज बनेंगी। सिचुएशन चेंज करते हैं, मान लो हम सिचुएशन ले रहे हैं बैंक की, मैं अभी बता चुका हूँ। तो कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, अकाउंट्स, लोन्स, ठीक है जी। इसके अलावा डिपॉजिट्स, FDs, RDs, ठीक है ना, उसके बाद उसके रिलेटेड डेटा। तो ये आपके रिलेशनशिप्स कहलाएंगे। ग्राफिकल डायग्राम में इसको एक स्क्वायर बॉक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे एम्प्लॉई एंटिटी है, या एक सब्जेक्ट एंटिटी है, या एक अकाउंट एंटिटी है, ठीक है ना। ए सेंट्रल एलिमेंट ऑफ ER मॉडल इज द कंसेप्ट ऑफ एन एंटिटी विच इज यूजली एन ऑब्जेक्ट और इवेंट इन द रियल वर्ल्ड। वही चीज़, किसी ऑब्जेक्ट को आप रिप्रेजेंट करते हो या इवेंट रिप्रेजेंट करते हो, तो ये आपकी एंटिटी होती है। एंटिटी को आप एक स्क्वायर बॉक्स में रिप्रेजेंट करोगे। फिर आते हैं इसके एट्रीब्यूट। अब आप इसको आगे डेवलप करते हो, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, आप बैंक की बात कर रहे थे, बैंक डेटाबेस में आपने डिसाइड किया कि आप कस्टमर का डाटा कंसिडर करोगे। अब कस्टमर के डाटा के अंदर आप क्या कर रहे हो, इसके बारे में क्या क्या रखोगे। कस्टमर का मान लो ID, जो भी आधार कार्ड नंबर होगा, इसका नेम, इसका एड्रेस, इसका जेंडर, इसका DOB, मैनी मोर डाटा। तो ये सारे आपके अब एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में आ जाएंगे। अगर आप अकाउंट की बात कर रहे हो तो इसके बारे में क्या आ जाएगा, इसके बारे में क्या आ जाएगा, अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है ना, किस कस्टमर को बिलोंग करता है, ठीक है ना, उसके अंदर बैलेंस कितना पड़ा है, अकाउंट की टाइप क्या है, सेविंग्स है या क्या है, ठीक है ना, अमाउंट और ओपनिंग डेट क्या है, ठीक है ना, और IFSC कोड क्या है, एंड मैनी मोर। तो ये सब चीज़ों को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसको आप एट्रीब्यूट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एट्रीब्यूट्स को ये जैसे ये इस शेप में, एक ओवल की शेप में रिप्रेजेंट किया जाता होता है। तो जैसे एक एम्प्लॉय के जो एट्रीब्यूट्स हैं तो उसको आप ऐसे ओवल शेप में रिप्रेजेंट करोगे और इसको एम्प्लॉय के साथ विद द हेल्प ऑफ लाइंस कनेक्ट कर दोगे, ठीक है ना। हर एक एंटिटी जो होगी उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स तो होंगे ही। एट्रीब्यूट्स को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना। तो ये एट्रीब्यूट है। तो बेसिकली ब्लू कलर में जो एम्प्लॉय है वो एंटिटी है, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं नेम, एड्रेस, एज, सैलरी, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं और इसको एंटिटीज के साथ लिंक किया गया है। तो ये एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं थोड़ा और। ए पर्टिकुलर एंटिटी और एन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी हैज़ ए वैल्यू फॉर ईच ऑफ इट्स एट्रीब्यूट। वही हर एक की एट्रीब्यूट्स होंगे। दस एन एम्प्लॉय एंटिटी माइट हैव नेम फ्रेड
एड्रेस क्लेटन एंड सो ऑन। अब वही नेम की वैल्यू जाओगे, जब आप टेबल बना लोगे, डेटाबेस बना लोगे, तो उसके अंदर जब एंट्रीज डालोगे तो उसकी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ एंटिटी नहीं होती, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी को पहचान होती है लेकिन एंटिटी नहीं होती। जैसे कि कस्टमर नेम, ये एट्रीब्यूट है। कस्टमर नेम कौन है? नवीन। नवीन एक एंटिटी की तरह कंसिडर किया जा सकता है लेकिन वो एंटिटी नहीं है, एंटिटी कस्टमर है। ओके। अब जब आप एट्रीब्यूट्स की बात करते हो या एंटिटीज़ की बात करते हो तो एट्रीब्यूट्स के आगे टाइप आती है। प्राइमरी की एट्रीब्यूट, अभी आपने प्राइमरी की पढ़ा था, तो प्राइमरी की को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे ईआर मॉडल में? प्राइमरी की को जब रिप्रेजेंट किया जाता होता है तो जैसे इस शेप में ओवल में लेके जो भी प्राइमरी की है उसको लिखने के बाद उसके नीचे एक लाइन लगा दी जाती है, ये प्राइमरी की है, अंडरलाइन से रिप्रेजेंट किया जाता होता है, ठीक है। ये प्राइमरी की है। इसके अलावा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट्स, जिसकी सिर्फ एक ही वैल्यू हो, एक से ज़्यादा नहीं, तो वो सिंपल और एटॉमिक वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल हर एक स्टूडेंट का फादर नेम वो एक ही होगा, ठीक है। या हर एक स्टूडेंट का जो एड्रेस होगा वो कब किसी पर्टिकुलर एक एड्रेस पे ही रह रहा होगा, तो सिंपल और एट्रीब्यूट होता है। सिंपल एट्रीब्यूट को ऐसे शेप में रिप्रेजेंट किया जाता होता है। फिर होता है कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। कई बार क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट में कई छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एड्रेस की बात करूँ, अगर एक एड्रेस एट्रीब्यूट है तो एड्रेस के अंदर क्या कुछ आता है, जैसे हाउस नंबर, ठीक है ना, स्ट्रीट नंबर, ठीक है ना, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, ठीक है ना, जिप कोड क्या है, कंट्री क्या है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, जो एक से ज़्यादा एंट्री से मिलके बना होता है। देन कम्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट ऐसा होता है जिसकी वैल्यू आप गेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हॉबी है, अब आपने एक कॉलम छोड़ दिया अपने स्टूडेंट्स के लिए कि भाई अपनी हॉबी फिल कर दो, तो भाई पता नहीं वो क्या फिल करते हैं, इसका कोई डोमेन ही नहीं है, कोई क्रिकेट, कोई सिंगिंग, कोई डांसिंग, कुछ भी भरा जा रहा है, तो मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट कहलाएगा। या डिग्री ऑफ ए पर्सन की बात करें, BCA, BCom, BA, BBA, पता नहीं क्या कुछ है भैया, क्या इंटरेस्ट डाल लोगे, तो वो मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। देन कम्स डिराइव्ड एट्रीब्यूट। देखिए, अगर आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप उसका एज फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का डेट ऑफ बर्थ था 23 जन 1993, तो ये आपको डेट ऑफ बर्थ दिया गया। अब आपने क्या किया, यार आज की डेट क्या है, आज की डेट है 2023 और 23 जनवरी, तो आपने सीधा देखा कि यार ये 23 साल का बंदा है, इसकी एज 30 ईयर्स के अराउंड है, ठीक है ना। अगर एक एट्रीब्यूट से आप दूसरा एट्रीब्यूट डिराइव कर सको तो ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहलाया जाता है, ठीक है ना। तो ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट होते हैं। प्राइमरी की एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, ये आपकी टाइप्स हो गई, ठीक है ना। तो हर एक को दिखाने का तरीका ये देखिए, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट को ऐसे दिखाया जाएगा, जैसे एम्प्लॉई टेबल एंटिटी थी आपकी, ये आपकी एंटिटी थी, इस एंटिटी के ये कॉलम थे, नेम था, एड्रेस था, एज था, सैलरी था। एड्रेस साल आगे फर्दर हाउस नंबर, स्ट्रीट और सबब में डिवाइड हो गया, तो ये आपका कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट कहलाया जाएगा। ओके। मल्टीवैलिड एट्रीब्यूट को आप इस तरीके से दिखाओगे, जैसे डबल ओवल, 2 बार सर्कल लगाया हुआ है इन्होंने, यानी कि ये चीज वीडियो में एक्टर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो उसके लिए आपने डबल ओवल में इसको रख लिया है। फिर रिलेशनशिप। अब देखो, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जैसे हम बैंक की एग्जांपल को कैरी ऑन कर रहे हैं, तो बैंक के अंदर जो अकाउंट्स होंगे, अकाउंट्स रिलेट होंगे किसी कस्टमर से, तो इनका बीच में रिलेशन होगा। जो एम्प्लॉयज़ होंगे, एम्प्लॉयज़ किसी टास्क के को रिलेट करेंगे। जो लोन होगा, लोन किसी अकाउंट नंबर को लिंक करेगा, किसी कस्टमर को के द्वारा लिया गया होगा, तो इनके बीच में रिलेशंस होते हैं। तो रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये रोम्बस साइन को यूज़ करते हो, इस फॉर्म में आप रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हो। तो एक सिंपल ER डायग्राम में क्या है, ये पहली एंटिटी है, ये दूसरी एंटिटी है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इस तरीके से रिलेशनशिप दिखाया गया है। इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये प्राइमरी के एट्रीब्यूट और बाकी एट्रीब्यूट, ऐसे ही इसके भी आप एट्रीब्यूट बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया। अब रिलेशनशिप की डिग्री होती है। डिग्री मतलब कि जैसे वो कितने एंटिटीज के साथ कनेक्टेड है। एक होता है यूनरी। कई बार क्या होता है, एक जो एंटिटी है वो रिलेट करती है उसी एंटिटी के साथ। जैसे सब्जेक्ट आप ले रहे हो, मान लो बैचलर्स इन
टेक्नोलॉजी, बीटेक आप कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो। इंजीनियरिंग करने का प्री रिक्वेस्ट क्या है? आपका नॉन मेडिकल सब्जेक्ट होना चाहिए, आपकी नॉन मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है तभी आप बीटेक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये यूनरी हो गया। यूनरी को रिकर्सिव भी बोलते हैं, ठीक है ना, जब एक एंटिटी का अपने आप से ही रिलेशन बनता हो। देन बाइनरी, दो एंटिटीज इन्वॉल्व हो, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मोस्ट प्रेफरली यूज, दो एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको आप बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे ये स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में इनरोल करके बैठा है, इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। टर्नरी, जब तीन आपस में लिंक हों, जैसे कि ये है, सप्लायर है एक, सप्लायर इस पार्ट्स की सप्लाई करता है और किस प्रोजेक्ट में वो पार्ट और वो सप्लायर इन्वॉल्व है, ऐसे तीन का रिलेशनशिप हो गया तो ये टर्नरी कहलाता है। ये होते हैं आपके डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। फिर आती है कार्डिनलिटी। अब रिलेशनशिप भी कई तरीके के हैं। 1 to 1 इसको एसोसिएशन कहूंगा मैं, 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1। जैसे यार देखो, एक टीचर है, ठीक है ना, एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, पर्सनल होम ट्यूशन दे रहा है, तो आप इसको क्या कहोगे? 1 to 1। अब एक टीचर जो है वो आगे कई स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, मैनी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो 1 to many हो गया। एक स्टूडेंट ही तीन अलग अलग टीचर्स के पास से पढ़ रहा है तो वो मैनी टू 1 हो गया। कई टीचर हैं एक कॉलेज के अंदर और कई सब्जेक्ट्स में पढ़ने वाले, तो टीचर टू सब्जेक्ट्स मैनी टू मैनी हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैनी टू मैनी होता है। तो इसको आप कार्डिनलिटी बोलते हो, 1 to 1, 1 to many, मैनी टू मैनी, मैनी टू 1, ठीक है ना। तो ये आपका कार्डिनलिटी होता है। अब देखिए, जो कार्डिनलिटी है वो जैसे उसको भी आपको ईआर डायग्राम में दिखाना होता है कि वो 1 to 1 है या 1 to many है, तो उसको भी आप इस तरीके से दिखाते हो कि एक लेक्चरर कई सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। जैसे मैं नवीन मिश्रा हूँ, वो डीबीएमएस भी पढ़ा रहा है, वो जावा भी पढ़ा रहा है, वो C++ भी पढ़ा रहा है। तो आप इन लाइनों के बीच में जो आप ये लाइनें मार रहे हो, इनके साथ आप ऐसे 1 और n लिख दोगे कि ये 1 है और ये n है। एक लेक्चरर मैनी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। फिर आता है इस तरीके से कि भाई 0 to n, यानी 0 या 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, मिनिमम 1 से ज़्यादा हो और 0 से ज़्यादा हो और n तक जा सकता है। और 1 to 1, यानी 1 to 1, इस तरीके से आप एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1 और ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आगे चलते हैं। फिर आता है पार्टिसिपेशन कैसा है। टू स्पेसिफाई वेदर एन एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंटिटी डिपेंड्स ऑन इट्स बीइंग एसोसिएटेड विद अनदर एंटिटी वाई द रिलेशनशिप। अब देखो यार, अगर सब्जेक्ट का टीचर है तभी वो सब्जेक्ट उस स्कूल में, उस कॉलेज में, उस क्लास में पढ़ाया जा रहा है। तो पार्टिसिपेशन कैसा है? टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन। एक एंटिटी की एग्जिस्टेंस दूसरे एंटिटीज पे डिपेंडेंट हो जाएगी तो वो टोटल पार्टिसिपेशन कहलाता है। पार्शियल की नहीं है, पार्शियल डिपेंडेंट है तो वो पार्शियल हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल एंड पार्शियल रिप्रेजेंटेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना, कि जैसे ये पार्शियल है और ये टोटल है, ठीक है ना। सब्जेक्ट होंगे तभी टीच करोगे आप, ठीक है ना। तो ये पार्शियल, ये आपका हो गया टोटल। पार्शियल क्या होगा? एक लेक्चरर है जो एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है, ठीक है ना, तो वो पार्शियल हो गया, ठीक है ना। तो टोटल और पार्शियल को आप 1 एरो, 1 लाइन, ये 1 लाइन है, और डबल लाइन, तो इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको तो डायग्राम में जैसे आपने क्या किया, ये बनाई आपने एंटिटी, ये बनाई आपने एंटिटी, ठीक है ना। ये आपने बनाया रिलेशन, या डायग्राम्स को समझने की कोशिश करो। ये आपने बनाया इसके एट्रीब्यूट, ठीक है, ये आपने बनाया इसके एट्रीब्यूट, ठीक है ना। ये आप रिलेशनशिप को लिंक कर गए, ठीक है ना। फिर रिलेशनशिप 1 to many है या मैनी टू 1 है, तो जैसे 1 to many। फिर जो पार्टिसिपेशन है टोटल है या पार्शियल है, तो जैसे यहाँ पे 1 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन, तो ये टोटल हो गया, तो ये पार्शियल हो गया। तो ओवरऑल दो एंटिटीज़ के बीच में जब आप रिलेशनशिप दिखाओगे तो इतने सारे लाइनों को, सिंबल्स को आप रिप्रेजेंट करोगे। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल ये देखिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, ये स्टूडेंट टेबल है, ये स्टूडेंट एंटिटी है, स्टूडेंट की डिटेल, नेम, आईडी और एड्रेस। ये सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, उसका टाइटल क्या है, C++, जावा। कोड क्या है, जैसे आपका होता है MCS 013, MCS 011, MCS 012, वो सब्जेक्ट कोड है। कौन सा स्टूडेंट उस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, इनरोल्स इन, ठीक है ना। तो ये MN लिख दिया गया है क्योंकि ये मैनी टू मैनी होगा, कई स्टूडेंट होंगे और कई सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है ना। और इसका भी कई बार क्या होता है, जो आप रिलेशन बनाते हो इसका भी एट्रीब्यूट होता है। जो इनरोल किया है उसका रिजल्ट भी तो आएगा कि ये सब्जेक्ट में पास हुआ है या फेल हुआ है, तो वो ना स्टूडेंट को बिलोंग करेगा ना सब्जेक्ट को बिलोंग करेगा, बेटर है वो एक
रिलेशन को रिप्रेजेंट एक रिलेशनशिप के साथ लगा होगा तो रिलेशनशिप्स का भी एट्रीब्यूट होगा, सिर्फ एंटिटीज़ का ही एट्रीब्यूट नहीं होगा। इस मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके ये स्क्वायर हैं, आपको लगता होगा कि यार जो एट्रीब्यूट लगते हैं वो एंटिटीज़ के साथ ही लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप है तो शायद रिलेशनशिप को भी एट्रीब्यूट असाइन किया जा सकता है। ठीक है। अब वीक एंटिटी क्या होती है? अगर आपके एंटिटी में एक ऐसा कॉलम है जो प्राइमरी की दे रहा है, ठीक है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाता है। कई बार क्या होता है, एक टेबल या एक एंटिटी के पास कोई प्राइमरी की नहीं है, वो किसी और से प्राइमरी की ले रही है, तो ऐसे टेबल को आप या ऐसी एंटिटी को आप वीक एंटिटी कहते हो। वीक एंटिटी को आप डबल स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हो, एज यू कैन सी हियर दिस वन, डबल स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हो। वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी का जो रिलेशनशिप होता है, उसमें जो रिलेशनशिप है वो भी डबल स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये तो आपके टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वीक एंटिटी क्या होता है? ठीक है, वही लिखा हुआ है कि क्या हो रहा है, एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर अदर एंटिटीज। दूसरे एंटिटीज में प्राइमरी की पार्शियली और टोटली डिराइव्ड फ्रॉम द ओनर एंटिटी, वहाँ से उठाई जा रही है। जैसे एम्प्लॉई इज द ओनर एंटिटी एंड द डिपार्टमेंट इज द वीक डिपेंडेंट इज द वीक एंटिटी। ओके, तो ये वीक एंटिटी क्या है वो समझाया गया है। ईआर डायग्राम में अब इनको यूज़ कैसे किया जाएगा तो वो देख रहे हैं। ठीक है ना। तो जब आप ईआर डायग्राम बनाने जाओगे तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप आइडेंटिटीज स्पेसिफाई करो, प्राइमरी कौन सी है, वीक कौन सी है, उसको बनाओ। फिर आप उसको रेक्टेंगल के शेप में बना दो। फिर इनके बीच में रिलेशनशिप्स ढूंढना है। पहला काम एंटिटीज बनाओ, दूसरा काम अपना रिलेशनशिप डिसाइड करो कि किस तरीके का रिलेशनशिप है। ठीक है ना, क्यों कौन सा रिलेशनशिप है, और ये देखो बाइनरी है, यूनरी है, टर्नरी है, कैसा है। ठीक है। नेक्स्ट काम कंस्ट्रेंट्स, 1 to many है, many to 1 है। ठीक है ना। और उसके अलावा पार्टिसिपेशन कैसी है, टोटल है या पार्शियल है। तो स्टेज बाय स्टेज आप फॉलो ऑन करोगे। ओके, और इस तरीके से, और फिर आप एट्रीब्यूट्स और प्राइमरी की उसके बाद सबसे एंड में आप एट्रीब्यूट्स और प्राइमरी की को डिसाइड करोगे। ओके, अब एक हम सिचुएशन लेंगे और इस सिचुएशन के बेस पे हम एक ईआर डायग्राम बनाएंगे, बने हुए को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सिचुएशन है, कहता है कि प्रॉपर्टीज आर रेंटेड बाय टेनेंट्स। तो मकान मालिक जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दे रहे हैं। ईच टेनेंट इज असाइंड अ यूनिक नंबर बाय द एजेंसी। अब जैसे कुछ वो होते हैं जो सेल परचेज करवाते हैं आपके सामान, अपने आपकी ज़मीन को, आपके प्रॉपर्टी को। जैसे हमारा घर है, हमारे घर को हमने रेंट पे देना है, तो हम कहाँ से कस्टमर ढूंढेंगे? तो हम क्या करते हैं, किसी एजेंसी को बोल देते हैं कि भैया आप हमसे हमारे ये घर चढ़ा दो किराए पे, आप अपना कमीशन ले लेना। डाटा हेल्ड अबाउट ईच टेनेंट इंक्लूड्स। अब टेनेंट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन रखूंगा मैं, मालिक के बारे में, उसका लास्ट नेम क्या है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका, ठीक है ना, और कौन सी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है। अब एक टेनेंट की एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ठीक है, तो पहली सिचुएशन टेनेंट प्रॉपर्टी। ओके, फिर टेनेंट, सॉरी, किराएदार को बोलते हैं, मैंने गलती कर दी। टेनेंट का मतलब किराएदार है, जो आप किराए के लिए जिस बंदे को दोगे उसको बोलते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ के मालिक, ये मालिक की इन्फॉर्मेशन है। हर एक प्रॉपर्टी जो है उसका एक बिल्डिंग नंबर होगा, उसका नंबर है। ठीक है ना। और एजेंसी जनरली क्या करेगी कि एक प्रॉपर्टी को एक बंदे को ही किराए पर देगी, दो बंदों को नहीं देगी। ठीक है ना। द ऑनर एड्रेस एंड वैल्यू आर रिकॉर्डेड, उसकी वैल्यू को डिटेल कर लिया जाएगा। लीज पीरियड 11 महीने के लिए दी है, 2 साल के लिए दी है, वो कर लेगा। और एक ऑनर के पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। एक टेनेंट भी है, वो उसको 3 प्रॉपर्टीज़ भी लेके रख सकता है इस तरीके से। फिर इनकी मेंटेनेंस होगी, जो आपने प्रॉपर्टी बनाई है उसकी मेंटेनेंस होगी। उसकी मेंटेनेंस कब कब हुई है उसकी डिटेल रखोगे आप। ठीक है ना। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो प्रॉपर्टी ओनर देगा। फिर क्या होता है कि टेनेंट अपने जो पैसा है वो एजेंसी को देंगे, एजेंसी हमें ट्रांसफ़र करेगी वो। ठीक है ना। तो कब पेमेंट आई है, कितनी पेमेंट आई है, प्रॉपर्टी टाइप, ये सारी डिटेल हमारी है। तो हमारी सिचुएशन ये है कि कुछ घर हैं, उस घर को किराए पर लेने वाले लोग हैं, उस घर के मकान मालिक हैं। ठीक है ना। प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। इन प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक एजेंसी है। ठीक है ना। तो और इसके अलावा मेंटेनेंस हो रही है। तो ये सारी एक सिचुएशन है। अब इसको फॉलो ऑन करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, हमने डिसाइड करनी है एंटिटीज़। तो एक प्रॉपर्टी है, एक ऑनर है, एक टेनेंट है, मेंटेनेंस भी होगी, अकाउंट भी लगेगा। ठीक है ना। तो पहला पार्ट है, हमारे 5 या एंटिटीज़ बनेंगी। ऑनर के डिटेल रखने के लिए हम इस एंटिटी को यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी की डिटेल रखने के लिए इस एंटिटी को डिटेल यूज रखेंगे, जो किराएदार होगा उसकी ये है, जो मेंटेनेंस होगी वो ये है, जो अकाउंट होगा वो इस तरफ रखेंगे कि किस अकाउंट में कितना पैसा वो भेज रहे हैं, इस तरीके से। ओके, अब आगे चलते हैं। अब रिलेशनशिप ढूंढते हैं इनके बीच में। तो ऑनर ने प्रॉपर्टी को ऑन किया है,
ठीक है ना, तो इनके बीच में रिलेशनशिप हो गया। प्रॉपर्टी को किराए पर दिया है टेनेंट ने, तो उनके बीच में रिलेशनशिप हो गया। प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस हुई है तो उसका बीच में रिलेशनशिप हो गया। प्रॉपर्टी का किराया है आपको, तो वो अकाउंट के साथ लिंक हो गया, तो ये आपके रिलेशनशिप बन गए। सेकंड स्टेज। फिर जो टेनेंट है, जो किराएदार है, वो पैसा पे करेगा, तो उसके बीच में भी एक रिलेशनशिप हो गया। तो 1 2 3 4 5 5 रिलेशनशिप हो गए। अब आप डिसाइड करते हैं एट्रीब्यूट्स। तो प्रॉपर्टी का एक यूनिक आईडी होगा, उसका एड्रेस होगा, उसकी वैल्यू कितने का है, ऑनर की डिटेल प्राइमरी की, फिर टेनेंट की डिटेल प्राइमरी की, फिर मेंटेनेंस, ठीक है ना, फिर अकाउंट एंड सो ये आपका एक ईआर मॉडल प्रिपेयर हो गया। अगर आप पेपर में इतना भी कर दोगे तो आपको 10 में से 7 या 6 नंबर मिल ही जाएंगे। अब टाइप क्या है, एक ऑनर है, उसकी कई प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ओके, तो 1 to n। एक प्रॉपर्टी को खरीदने वाले कई टेनेंट हो सकते हैं, तो प्रॉपर्टी टू टेनेंट। एक प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस कई बार होगी, तो 1 to n। एक प्रॉपर्टी का एक अकाउंट डिटेल होगा, तो एक प्रॉपर्टी के मैनी अकाउंट डिटेल्स होते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होंगी, हर महीने ट्रांजैक्शन होंगी, तो अकाउंट, ठीक है ना। टेनेंट अकाउंट को पे करेगा, टेनेंट हर महीने एक एक करके पेमेंट करता जाएगा, तो मैनी पेमेंट्स आएंगी, ठीक है ना। फिर एंटिटी, फिर जो आपके रिलेशनशिप है उनके बीच में जो रेंट होगा वो कितने दिनों के लिए लीज पीरियड गया है और इसका बॉन्ड की डिटेल इसमें चली जाएगी। फिर एसोसिएशन 1 to n 1 to 1, ठीक है ना, तो ये डिसाइड करेंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है बेसिकली, पर अगर करना है तो कर लो। और फिर पार्टिसिपेशन कैसा है, उसका टोटल पार्टिसिपेशन होगा दोनों, ठीक है ना। प्रॉपर्टी और टेनेंट के बीच में, प्रॉपर्टी और टेनेंट के बीच में ये टोटल पार्टिसिपेशन होगा, इसका पार्शियल होगा, इन दोनों का टोटल पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का भी जो होगा टोटल पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है ना। ओके, फिर अकाउंट, अकाउंट का टोटल पार्टिसिपेशन होगा, टेनेंट और अकाउंट का टोटल पार्टिसिपेशन होगा। दैट्स इट, ये आपका ईआर डायग्राम बन गया। तो अगर 10 मार्क्स का आपको इस तरीके की सिचुएशन आती है, इस तरीके की सिचुएशन आती है, तो पहले सिचुएशन को समझो, पढ़ो पहले वो क्या कह रहा है, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, उसके पहले एंटिटीज़ बनाओ, फिर उनके रिलेशनशिप्स बनाओ, फिर उनके एट्रीब्यूट्स बनाओ, फिर रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स और टाइप डिसाइड करो, फिर रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स बनाओ, फिर पार्टिसिपेशन देखो किस तरीके की होगी, टोटल एंड पार्शियल, एंड दैट्स इट, आपका ईआर डायग्राम कंप्लीट हो गया। इस तरीके कुछ और एग्जांपल्स को मैं कवर अप करूंगा अपनी वीडियोस में, अगली वीडियो में थोड़ा और कवर अप करेंगे इसको, ईआर डायग्राम से आप टेबल में कैसे कन्वर्ट करोगे वो भी कवर अप करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ लगा हो, ठीक है ना। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।